हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारा आपका 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारा तीर्थाट यानी कि हिस्ट्री की बुक बेसिकली हमारी चल रही है। क्लियर है? हम लोग क्या देख रहे हैं? हिस्ट्री। ध्यान रहेगा आप सभी को इतनी चीजें। तो क्या चल रहा है हमारा 8th क्लास हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे देसी जनता को सभ्य बनाने वाली बात चल रही थी कि जो भारत की जनता है, जो भारत के लोग हों, उनको कैसे आपका सभ्य बनाया जाए, कैसे वो सभ्य बने, इसकी कहानी पर हम लोग बात कर रहे थे। धीरे धीरे करके हमने एक एक करके इन सारी चीजों को देखा, जानने का प्रयास किया और इनको देख लिया। ठीक। अब देखिए भाषाविद क्या होते हैं, हमने उनको पढ़ा। अंग्रेजी सभ्यता किस प्रकार से थी ये हमने देखा। ठीक। प्राच्यवाद की परंपरा क्या थी। ठीक। मैं आपको कुछ चीजें को आपको लिखवाता चलूंगा ताकि रिवीजन भी साथों साथ हमारा हो तो चले। अगर रिवीजन हमारा प्रॉपर रहेगा तो चीजें सीख रहे हैं। ठीक। आगे बढ़े। तो आपने विलियम जोन्स के बारे में पढ़ ही लिया था। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ठीक। संस्कृत का अनुवाद किया, कैसे कुछ किया। ठीक। आप थोड़ा सा विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा, जोन्स बुलबुक के बारे में पढ़ा, कैसे अंग्रेजी उद्भव हुआ, मदरसों की स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इतना हम लोग देख चुके थे। आइए जितना हमने पढ़ा है थोड़ा सा इसको समझने का और आपको जानने का प्रयास करते हैं आखिर में ये स्थिति क्यों थी और घटना क्या घट रही थी जिसके माध्यम से हमें कुछ चीजें सीखने के लिए मिले। क्लियर है? आप पहले इतना देखिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है यहाँ तक एक बार देख लीजिए। अब देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए, यहाँ पहुंच गए। सबसे पहले एक चीज आया जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है हर समय में, हर काल में। तो हम बात कर रहे हैं प्राच्यवाद की परंपरा। और प्राच्यवाद की परंपरा को लेकर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले एक थ्योरी आई थी और आपको पता है कि वर्ष 1783 में एक व्यक्ति आए, विलियम जोन्स। क्या नाम है इन व्यक्ति का? विलियम जोन्स। अगर आप विलियम जोन्स को देखोगे तो ये क्या थे? सुप्रीम कोर्ट के एक जूनियर जज थे। क्या थे आपका? अगर आप इनको देखोगे, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज। अगर कोई व्यक्ति जूनियर जज है तो आप देख सकते हो कि उसकी काबिलियत बड़ी अलग होगी और अच्छे होंगे। ठीक है। और आपको पता है सबसे अच्छी खासियत क्या थी? ये कानून विद थे, विधि के बड़े अच्छे जानकार थे, कानून के अच्छे जानकार। और उसके साथ साथ ये क्या थे? उसके साथ साथ ये भाषाविद थे। भाषाविद। इन्हें भाषाओं के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी थी, भाषाओं पर बड़ा तालमोल रखते थे और बड़ा चीजों को मानते थे। भाषाओं को लेकर इनकी खास एक आपका रुचि भी रही है कि भाषा कैसी हो, ये उसके प्रति उनकी एक खास रुचि भी इन्होंने बड़े अच्छे से व्यक्त की है। तो हमने देख लिया कौन? विलियम जोन्स के बारे में। ठीक। अभी आते हैं भारत, और भारत आने के बाद इन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले आपको पता है कि भारत में उस समय जो भाषा थी प्रमुख, वो कौन सी थी? तो ध्यान दीजिए, उस समय की भाषा आप मुझे बताएंगे। क्या संस्कृत या फारसी में से कोई थी? आप मुझे बताइए उस समय की सबसे अच्छी भाषा कौन सी थी।
तो उस समय आपको पता होना चाहिए संस्कृत भाषा जो थी, भाषा भारत में प्रचलित थी, भारत में, तथा धार्मिक महत्व की भाषा थी। ठीक, अब आते हैं ये विलियम जोन्स ने क्या किया। विलियम जोन्स ने विलियम जोन्स ने क्या किया, संस्कृत को सीखना प्रारंभ किया। सीखना शुरू किया किसने, विलियम जोन्स ने। यार क्या करते हैं, संस्कृत को सीखते हैं, और संस्कृत, ताकि वो क्या कर सके, संस्कृत सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यहाँ भारत के राजनीतिक, धार्मिक, दर्शन, धर्म, कानून, नैतिकता, तथा अंकगणित को अच्छे से समझ सके। देख लिया, और विलियम जोन्स ने ही वेदों का अध्ययन किया और भारतीय हिंदुओं की कानून पुस्तक, हिंदुओं की कानून पुस्तक मनु स्मृति का अच्छे से अध्ययन तथा अनुवाद किया। क्लियर है? तो एक एक करके थोड़ा देख लीजिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। प्राच्यवाद की परंपरा शुरू हो चुकी थी इसमें, और क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी ये मैंने आपको बताने का और दिखाने का प्रयास किया है। सबसे पहले विलियम जोन्स को हमने पढ़ा, क्या स्थिति है, किस तरीके से है विलियम जोन्स, ठीक है, कब आए, और ध्यान रखिए ये कहां पर आते हैं, ये कलकत्ता में आते हैं, क्योंकि उस जमाने में हाई कोर्ट का, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ था आपका, कलकत्ता में था।
क्लियर है? जूनियर जज थे और कानून के अच्छे जानकार यानी कि कानूनविद थे। भाषा प्रमुख रूप में इन्होंने संस्कृत को पढ़ा, सीखा, साहित्य को, धर्म की कोशिश करी। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि यहाँ के धार्मिक संस्कृति और इन सबको वो जानना चाहते थे कि आखिर में क्या है। और विलियम जोन्स ने वेदों का अध्ययन किया और भारतीय हिंदू की कानून पुस्तक, जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, ध्यान रखना, भारतीयों की अगर आप पूछे हिंदू लॉ की बुक कौन सी है तो मनुस्मृति। अंग्रेजों से पहले जब भारत में जो कानून चलते थे वो आपका मनुस्मृति के अनुसार चलते थे, तो बहुत ही धार्मिक बुक मानी जाती थी और लॉ की बुक मानते थे कि भैया लॉ अगर कुछ है तो अगर कहीं लिखा है लोग वो कहाँ लिखा है? जो हमारी मनुस्मृति है, और मनुस्मृति में ही क्या लिखा है? कानून लिखा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इतना आपने देख लिया, यहाँ तक पढ़ लिया? यहाँ तक कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी बच्चे का? चलिए आगे देखिए। कुछ पूछना है पीछे पूछ सकते हैं आप। हो गया? कर लिया कॉपी? आगे बढ़े? चलिए, इतना क्लियर है। आगे देख रहे हैं हम लोग, वापस अपने चैप्टर पे चल रहे हैं। अब मेन कहानी क्या थी? जॉन्स और कोलबुर्ग ये पढ़ते थे, उनका एक रवैया था कि अगर हम भारत की संस्कृति को अच्छे से पढ़ लें, उनके प्रति आदर दिखाएं, उनकी परंपरा को जान लें, लोग हमसे क्या करेंगे? आदर करेंगे, हमारा रेस्पेक्ट करेंगे और हमसे जुड़ेंगे। और ये सब चीजें थी जिसमें वो आपके सफल भी हो रहे थे। उनका अध्ययन करना, चीजों को पढ़ना। फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म की जो पक्के चीजें थी मैं उनको पढ़ा, उनको विचार, कानून, साहित्य को शिक्षा दी और सब कुछ करा। और ध्यान में रखते हुए इन्होंने सबसे पहले 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक आपका मदरसा खोला। तो ध्यान दीजिए अब क्या हो रहा है। सत्रह सौ इक्यासी में कलकत्ता में मदरसा, ध्यान दीजिए क्या है? मदरसा। अंग्रेजों द्वारा खोला गया, जिसमें क्या था? इस्लामी, फारसी, अरबी कानूनों की पढ़ाई। क्या कर सके हम? अरबी, फारसी, इस्लामी जो कानून हैं उनकी हम क्या कर सकें? अध्ययन कर सकें या कह सकें कि हम उनको पढ़ सकें। तो इसलिए सबसे पहले जो आपका मदरसा है वो कहाँ खोला गया? आपके कलकत्ता में। ध्यान रखना है कब खोला गया? 1781 में। क्लियर है? किसने खोला? सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स कब आए हैं भारत? आप देख सकते हैं 1771 में आए हैं। क्लियर है? चलिए 83 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाए। आप पढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हिंदुओं का बन गया और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, देश को शासन चलाने में मदद आए। तो ध्यान दीजिए 1790 में बनारस में हिंदू और विश्व
विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय कारण क्या कर सके हम, हिंदू कानूनों का अध्ययन कर सके। और भाषा इसमें क्या रही थी, संस्कृत को बेसिकली ध्यान रखा गया। ये इतना आपको पता होना चाहिए। क्या किया गया, हिंदू कॉलेज स्थापना की ताकि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जाए। ठीक, हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज क्या लीजिए या विश्वविद्यालय, ज्यादा बढ़िया कॉलेज ही है। क्लियर है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ जाए। तो अब क्या हो चुका है, हिंदू कॉलेज की स्थापना ताकि संस्कृत को पढ़ सके और देश का शासन चलाने में मदद मिल सके। कुल मिलाकर हेल्प क्या करना था, हमारा शासन कैसे चले ये हमको ध्यान रखना है। उसी पर सारा कानून, उसी पर सारी चीजें, उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही थी। क्लियर है, अब आपको इतना समझ आया होगा कि क्या मतलब है। एक बार देखिए, कोई डाउट कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाए, होगा क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, देख लिया इतना। अब कह रहे हैं कि परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। कह रहे जिस तरह के विचार विलियम जोन्स और कोलब्रुक लेके आए, सब लोगों को पसंद नहीं था कि वो करें। हो गया, चलिए। तो अब समझ आया कि कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीजों का सपोर्ट कर रहे थे अंग्रेज, कि हाँ भाई भारतीय कानून को पढ़ना चाहिए। दो वर्ग हैं, हिंदू और मुस्लिम, दोनों के कानून को पढ़ो ताकि जानो शासन क्या चल रहा है, का साहित्य क्या है, उसी हिसाब से अपना शासन करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हमें क्या मतलब है कि शासन और कानून आपके साहित्य से, हमें मतलब अपने काम से, हम अपना काम करेंगे। दोनों गुट थे। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक कहानी इसमें दी है, तो आज का पैराग्राफ इसको पढ़ते चलते ताकि नई चीजें नहीं जाए। चित्र 3 को देखिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है वारन हेस्टिंग का स्मारक। स्मारक का मतलब होता है किसी की कोई हम पत्थर की मूर्ति बना दे, स्टैचू बना दे, उसको स्मारक कहते हैं। और रिचर्ड वास्कोमेकॉट 1830 कलकत्ता में स्थित विक्टोरियल मेमोरियल में। कब कहां पर है, कलकत्ता में स्थित है एक विक्टोरियल मेमोरियल, वहां पर है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवाद या प्राच्यवादी किस तरह की सोचते थे। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा है, जो प्राच्यवादों के भारी समर्थक थे। क्या थे, प्राच्यवाद, यानी जो प्राचीन संस्कृति को लेकर चलता है उसको प्राच्यवाद कहा जाता है। इसके तरफ एक पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा एक मुंशी है। एक तरफ क्या है, पंडित है, और दूसरी तरफ कहाँ है, मुंशी। मुंशी का मतलब जानते हैं, जो मुस्लिम धर्म के जो कानून होते हैं जानते हैं। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी विद्वानों ने विभिन्न भारतीय भाषा सीखना चाहते थे। क्या चाहते थे कि हम लोगों को अलग अलग भाषा आ जाए। कई बार केवल बोली समझते थे और वर्नाकुलर नाम देते थे। अगर आपने कुछ भाषा समझ ली, स्थानीय भाषा अगर कुछ समझ आ गई, तो उसको कहा गया वर्नाकुलर। स्थानीय रीति रिवाज और कानून के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल कर कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। अभी आपने पढ़ा है कि कलकत्ते में मदरसे की स्थापना कब हुई, तो आप देख सकते हैं 1781 में। कब हुई, 1781 है, इसमें क्या हुई, आपका मदरसे की स्थापना हुई 1781। क्लियर है, और 1781 मदरसा, और 10 साल के बाद आपका एक हिंदू कॉलेज। क्लियर है, कलकत्ता में मदरसे की स्थापना। तो यहां लिख सकते हैं 1781, ताकि हमें याद रहे। ठीक, और उनका विश्वास था कि प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान परंपरा से ही भारत में ब्रिटिश शासन का आधार होना चाहिए। कुछ सोच तो इनकी बढ़िया थी कि चलो
कुछ तो सोच ले हम भारतीयों के लिए कि भाई कैसे शासन करना है, क्या कुछ है, कैसा आधार होना चाहिए। ये इसमें कहीं ना कहीं उनका दिखाई दिया। देखिए एक बार, क्या सही है या गलत, कुछ अपने विचार, अपने तर्क दीजिए। चलिए, हो गया, आगे बढ़ जाए। तो इस तरह से आपने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आइए, कुछ भाषाएं हैं जो शब्द है जिनके मीनिंग हमको समझ लेने चाहिए सम के साथ। जैसे मतलब है प्राच्यवादी, एशिया की भाषाओं और संस्कृति का गहन अध्ययन को सीखने वाले लोगों को प्राच्यवादी कहते हैं। एशिया, आप जानते हैं कि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा जो आपका बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, और उसी की बात करते हैं। अगला है मुंशी। बहुत बात सुना होगा कि बहुत मुंशी बनते हो, मुंशी जी से काम करा लीजिए, स्कूल का मुंशी करेगा, ऑफिस का मुंशी करेगा। मुंशी का मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना, लिखना और जानता हो, और आपका पढ़ना जानता हो, उसको मुंशी कहते हैं। तो मुंशी का मतलब समझ आया? जो फारसी भाषा को लिखता, पढ़ता और जानता, उसको हम मुंशी कहते हैं। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग स्थानीय भाषा में बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। औपनिवेशिक देश में अंग्रेज और रोजमर्रा के इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषाओं के बीच फर्क चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आगे बढ़े। अब बात कर रहे हैं पूर्व की जघन्य गलती। जघन्य बोलते हैं जो बहुत बड़ी हो, जिनको माफ नहीं किया जा सकता, उनको हम जघन्य कहते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करते थे कि आप क्यों खाम इनको प्राचीन संस्कृति, क्यों इनको संस्कृत पढ़ा रहे हो, क्यों इनको अरबी पढ़ा रहे हो, क्यों इनको फारसी पढ़ा रहे हो, जिनका हमें कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा क्यों पढ़ाई कर रहे हो। इसके लिए बहुत सारे अंग्रेज आपका विरोध करते थे, अंग्रेजों का। उनका कहना था कि पूर्व समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा है। कह रहे जो आपके पूर्व के देश, पूर्व का देश का मतलब उनका संबंध था। अब देखिए, यहां पर था यूरोपियन कंट्री और ये था आपका एशिया। तो इस भाषा में दिशा के अनुसार ये क्या बोलते थे? पूर्व। एशिया के जो पूरा क्षेत्र था उसको वो आपका क्या क्या बोलते थे? पूर्व कहते थे। कि जो आपके पूर्व के देश हैं, ये कैसे हैं? ये आपका त्रुटिपूर्ण इनका इतिहास है कि आप चक्कर मत पड़ो पूर्व के। और अवैज्ञानिक है, इनमें क्या कोई आपका वैज्ञानिक है ही नहीं, मतलब वैज्ञानिक सोच का मतलब है यहाँ पर। उनके मुताबिक पूर्व साहित्य अगंभीर और साहित्य है, मतलब ऊपरी है। सत्य मतलब होता है ऊपरी, जिसमें कोई गहराई ना हो, कुछ तत्व छुपा ना हो, सार ना हो। इसलिए उन्होंने जल्दी दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी, संस्कृत भाषा एवं साहित्य का अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए। कह रहे भैया, जो आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये सारा पैसा खर्च मत करो, इसका कोई फायदा है नहीं। प्राच्यवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। एक व्यक्ति का नाम आया जेम्स मिल। ये प्राच्यवादियों के बड़े विरोधी थे। विलियम जोन्स प्राच्यवादियों के समर्थक। क्लियर है? और उधर एक ऐसा व्यक्ति जो आपका प्राच्यवाद का, वारेन हेस्टिंग, जो घोर समर्थक था कि भैया वहां की चीजों को स्थानीय भाषा में होना चाहिए। ठीक, उनका विश्वास था कि देश की जनता को खुश और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है हम किसी का दिल जीतें या कुछ करें। ये कौन है? गैर प्राच्यवादी, जो यहाँ की संस्कृति और भाषा को समर्थन नहीं करते। एक से जो समर्थन कर रहे हैं, तो जेम्स जो मील थे वो कौन थे? विरोधी थे। और आपका विलियम जोन्स आपके समर्थक थे। इसलिए भारतीयों को पूर्व समाज के काव्य, धार्मिक साहित्य की वजह पढ़ाना चाहिए। आप कह रहे कि पश्चिम में किस तरह के वैज्ञानिक और तकनीकी और वैज्ञानिक सफलता हासिल कर ली है, ये सारी चीजें बताओ ना आप उनको। आप कहाँ फारसी संस्कृत पढ़ाने में तुले पड़े हो? 1930 के दशक
तक प्राच्यवादी का विरोध और तीखा हो गया। लोग बहुत तीखे रूप से करने पड़े। कहाँ 1781 में मदरसा बना, फिर 1791 में आपने हिंदू संस्कृत किया। ऐसे ही कुछ करते करते 40-50 सालों में विरोध और तकड़ा हो गया। थॉमस बेल्किन मैकाले, जिसको हम लॉर्ड मैकाले कहते हैं, क्लियर है, आलोचकों में सबसे प्रमुख और आपके प्रभावशाली थे। ये सबसे बड़े विरोधी थे प्राच्यवादियों के कि यहाँ की स्थानीय भाषा हो गई। ये किसके समर्थक थे? अंग्रेजी भाषा के। वह भारत में असभ्य मानते थे। मैकाले क्या बोलता था कि भारतीय लोग कैसे हैं? असभ्य हैं। जिस सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी है, मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समक्ष नहीं है। आप कुछ भी कर लो, ऐसा कोई नहीं है जो इंग्लैंड की प्रगति के बराबर चल सके। मैकाले का कहना था कि एक यूरोपीय पुस्तकालय में केवल एक ही खाने में भारत और अरब के समूचे देसी साहित्यों के बराबर है। कह रहे कि हमारी लाइब्रेरी की रखी एक बुक और पूरे आपके हिंदू और आपके मतलब ऐसे मान लीजिए भारत का जो पूरा साहित्य है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सारे साहित्यों को जोड़ लिया जाए और एक हमारी बुक रखी जाए लाइब्रेरी की, वो बुक ज्यादा महत्वपूर्ण होगी तुलनात्मक रूप से भारत के देसी साहित्य से। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये स्थानीय भाषा की शिक्षा का विरोध कर रहे थे। ये वो व्यक्ति जिनका नाम क्या है? थॉमस बेल्किन मैकाले, जिसको आम भाषा में लॉर्ड मैकाले कहा जाता है। क्या कहते हैं? लॉर्ड। उस जमाने में लॉर्डशिप क्या थी? उपाधि थी। जो लोग जानकार थे, कानून विद्वान, डॉक्टर लगा देते हैं, उस जमाने में आपका लॉर्डशिप एक उपाधि थी। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एक बार घर जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। मिलते हैं फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर में।